रवीश कुमार, शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई हैं। ढाका में उनकी पार्टी अवामी लीग के मुख्यालय को जनता ने जला दिया है। ढाका की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, छी छी हसीना, शर्म करो, शर्म करो। यही नारा आंदोलन का मुख्य नारा बन गया है। शेख हसीना के भारत आने की खबरें चल रही हैं। हम भी इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं कर सकते, मगर भारत बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। 2009 से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में है और हसीना प्रधानमंत्री के पद पर थीं। आज शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर उसी सरकारी आवास से फरार होना पड़ा, जिसे बांग्लादेश में गणो भवन के रूप में जाना जाता है। जनता प्रधानमंत्री के उस निवास में घुस गई जहां शेख हसीना 2009 से रह रही थी। गणो भवन पर जनता का कब्जा हो गया है। सरकारी टीवी चैनल में जनता घुस गई है। यहां तक कि बांग्लादेश के निर्माता और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। आज बांग्लादेश अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों पर चप्पलें फेंक रहा है। पंद्रह साल से अवामी लीग सत्ता में है। उनकी सरकार पर आरोप लगता है कि हर जगह केवल मुजीब की ही मूर्ति और तस्वीरें लगी हैं। हर भाषण में मुजीब का इस्तेमाल होता है और काम ठीक उल्टा होता है। इससे जनता मुजीबुर रहमान से भी चिढ़ने लगी। खुद को शेख हसीना मुजीब का अनुयायी बताती थीं और जनता को गद्दार कहने लगी, रजाकार। इससे लोगों में गुस्सा और भड़का। बांग्लादेश का यह प्रदर्शन जेन जी का प्रदर्शन बताया जा रहा है, यानी वो पीढ़ी जो मिलेनियम से भी आगे की पीढ़ी है। बांग्लादेश को जानने वाले बता रहे हैं कि जेन जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पुलिस की गोली से अपने दोस्तों की मौत ने उन्हें बागी बना दिया। इस तरह से मुजीब, जो स्वतंत्रता के नायक थे, वे सत्ता की क्रूरता के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगे। शेख हसीना की नीतियों के कारण लोगों को लगा कि शेख हसीना नाम तो मुजीबुर रहमान का लेती हैं, मगर उनकी सरकार फासीवादी है, धूर दक्षिणपंथी हो चुकी है। लिहाजा शेख हसीना के प्रति उनका गुस्सा मुजीब के प्रति भी चढ़ने लगा। विदेशों में रहने वाले बांग्लादेश के नागरिक जश्न मना रहे हैं। How are you feeling? Amazing. I feel. और बांग्लादेश में भी सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। छात्रों ने सेना की सरकार को भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा है कि अंतरिम सरकार की तैयारी की जाएगी। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनके आवास से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। यह तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं। सोशल मीडिया में ऐसी अनेक तस्वीरें वायरल हैं। इस वक्त हालत यह है कि बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित नजर आ रहा है। आप किससे पुष्टि करेंगे, किस बात की पता नहीं। ठीक इसी तरह श्रीलंका में हुआ था, जब महंगाई से और अराजकता से त्रस्त जनता राष्ट्रपति के आलीशान महल में घुस गई थी। यकीन नहीं होता कि आरक्षण और नौकरी के मुद्दे को लेकर एक देश इतना उबल जाएगा और इतनी दूर तक निकल जाएगा, जिसकी आर्थिक तरक्की के आंकड़े चारों तरफ प्रदर्शित किए जा रहे थे। इस विद्रोह को किस रूप में देखा जाए, उन आंकड़ों को कैसे समझा जाए जो बांग्लादेश की तरक्की को शानदार बताया करते थे।
ढाका की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ आया है। छात्रों का यह विजय जुलूस है जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हैं। जश्न मनाया जा रहा है, नारे लग रहे हैं, गलियों के भीतर भी लोगों का जुलूस निकल रहा है। कईयों के हाथों में बांग्लादेश का झंडा है। रविवार को असहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन सत्ताधारी आवामी लीग और प्रदर्शनकारी कई जगहों पर भिड़ गए। 90 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 14 पुलिस वाले हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ सिराजगंज के थाने में घुस गई और 13 पुलिस वालों को मार दिया। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 19 नेता मारे गए हैं। रंगपुर और सिराजगंज में अल्पसंख्यक समुदाय पर भी हमला हुआ। पुलिस की गोली से मरने वालों की संख्या 1000 तक बताई जाती है। छात्रों का कहना है कि कई 100 की संख्या में छात्रों को मारा गया है। 1 महीने से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हालात यहां तक पहुंच गया कि शेख हसीना को वो कुर्सी छोड़ देनी पड़ी जिस पर वो 2009 से बैठी थी। तख्ता पलट का जुनून पैदा हो ही जाता है वहां ज्यादा, जहां पर कई दशक से एक ही नेता सत्ता के केंद्र में होता है और वह सारी शक्तियां अपने आसपास समेट लेता है, रखता है और जनता को अधिकार विहीन बना देता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर वह कई वर्षों से बैठकर अपने आप को जनता से ऊपर समझने लग जाता है। बांग्लादेश में अवामी लीग लगातार चुनावों में जीतती आ रही थी। प्रशासन से लेकर पड़ोसी देशों से उसके संबंध बेहतर थे। फिर अचानक क्या हुआ कि जनता सड़कों पर आई और शेख हसीना के खिलाफ जन विद्रोह उमड़ पड़ा। बांग्लादेश की सड़कों पर इस तरह का जो माहौल देखा जा रहा है वह पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि यहां राजनीतिक आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं, फिर भी शेख हसीना ने अपना नियंत्रण कभी नहीं खोया। इस बार ऐसा क्या हुआ? इसलिए शेख हसीना का इस्तीफा देना, देश छोड़कर भागना सामान्य घटना नहीं है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन आकार ले रहा था, उससे लगने लगा था कि अब सरकार के लिए खुद को बचाना संभव नहीं, खासकर तब जब छात्रों पर गोलियां चल गईं। यह भी एक सबक है इस आंदोलन का कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से जनता को आप नहीं रोक सकते, उसकी आवाज, उसकी बेचैनियों को आप नहीं रोक सकते। जनता को जिस दिन आना होता है वह आ जाती है, इंटरनेट के बंद होने के बाद भी। सारी पुलिस और सारी सेना की तैनाती धरी रह जाती है। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। ढाका के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तब भी जनता भीतर तक आ गई। पूरे बांग्लादेश में 3 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा था, तब भी जनता ढाका में घुस गई। प्रधानमंत्री का सरकारी निवास गणो भवन कहा जाता है। इस निवास तक लोग पहुंच ना पाए, 3-3 किलोमीटर तक के रास्तों को सुरक्षा इंतजामों से जाम कर दिया गया था। इसके बाद भी हालात बेकाबू होते चले गए। शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर गणो भवन छोड़ना पड़ा और जनता उनके सरकारी आवास में घुस गई। शुरुआत में यह आंदोलन शांत नजर आ रहा था। छात्रों का विरोध आरक्षण नीति तक ही सीमित नजर आ रहा था, लेकिन 12 जुलाई को शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छात्रों और प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया। रजाकार बांग्लादेश में गद्दारों को कहा जाता है। रजाकार उन्हें कहा जाता है जो बांग्लादेश की आजादी में मुजीबुर रहमान के साथ नहीं थे, स्वतंत्रता के साथ नहीं थे, पाकिस्तान के समर्थन में थे। उनके इस बयान से भयंकर आक्रोश फैल गया। जवाब में सरकार की ओर से दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल हुआ और हिंसात्मक कार्रवाई की गई प्रदर्शन को रोकने के लिए, जिसमें करीब 100 लोगों के मरने की खबरें हैं। छात्रों का कहना है मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा है। अनाधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि 1000 से अधिक लोग सरकार की कार्रवाई में मारे गए हैं। प्रदर्शन के बढ़ने के बाद पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक दुर्लभ घटना थी। बीते रविवार को जब बांग्लादेश में प्रदर्शन हिंसक हुआ, तब भी शेख हसीना छात्रों को आतंकवादी, रजाकार यानी गद्दार कहती जा रही थी। आज वे प्रधानमंत्री नहीं हैं, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि छात्रों ने नारा दिया था हसीना को इस्तीफा देना पड़ेगा, नई सरकार को जगह लेनी पड़ेगी और गोलीबारी की घटनाओं की जांच करनी पड़ेगी। तो बांग्लादेश के 2-3 सबक हैं। आप केवल आर्थिक तरक्की के नाम पर, खूबसूरत आंकड़ों के नाम पर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते।
विपक्ष, जन आंदोलन और सोशल मीडिया को कंट्रोल कर आप जनता की आवाज हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते और छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें आतंकवादी या बात बात में पाकिस्तान समर्थक, गद्दार या रजाकार कहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ही बांग्लादेश में कोटा सिस्टम लेकर आए। जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी में हिस्सा लिया उन्हें और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी में 30% तक आरक्षण दिया गया। इसके अलावा भी पिछड़े इलाकों और महिलाओं के लिए 26% वहां आरक्षण है। मगर धीरे धीरे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाने लगा और स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को भी दिया जाने लगा। नौकरियां सिमटती चली गईं और आरक्षण आक्रोश का कारण बनता गया। लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि सरकारी नौकरियां उन्हीं को दी जाती है जो सरकार के समर्थक हैं, अवामी लीग के समर्थक हैं, शेख हसीना के समर्थक हैं। इसलिए वे आरक्षण हटाने की मांग करने लग गए। छात्रों ने एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म बना लिया। धीरे धीरे समाज के दूसरे तबके और संगठन भी इसमें शामिल होते चले गए। बांग्लादेश के समाजशास्त्री डॉक्टर शरीफ अस-सब्र का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्णय का इस स्तर का विरोध पहले कभी नहीं हुआ। विरोध में हाईकोर्ट के निर्णय की तुरंत समीक्षा की मांग की गई। सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि 2018 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद ऐलान कर दिया था कि कोटा खत्म किया जाएगा। उस समय इस निर्णय का व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। इसके बाद सरकार ने नौकरशाही में 9वीं से लेकर 13वीं ग्रेड तक के पदों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया। शरीफ लिखते हैं कि हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों की वास्तविक संख्या अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है, कोई नहीं जानता कितने हैं। वर्तमान जनसंख्या के मुकाबले स्वतंत्रता सेनानियों का कुल प्रतिशत लगभग 0.1% ही होगा। उनके वंशजों को 30% आरक्षण देना किसी भी तरह से आनुपातिक और न्यायोचित नहीं है। शरीफ कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को इतने असाधारण और लापरवाही की हद तक विशेषाधिकार दे दिए गए हैं, ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस कामरुल कादर और जस्टिस खिज्र हयात ने इस निर्णय को पलट दिया और सरकार के कोटा खत्म करने के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निर्णय पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिससे नौकरियां रुक गईं और छात्रों में आक्रोश बढ़ गया। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश कोटा समाप्त कर दिया, तब जब छात्रों पर गोलियां चल गईं और आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था। हिंसा में मारे गए छात्रों का मामला उससे भी आगे निकल गया, आरक्षण से भी आगे। छात्र इसे लेकर हसीना के इस्तीफे की मांग करने लग गए। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शनिवार शाम को प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा 3 छात्र नाहिद सरसिज मामून ने रैली में अपने बयान को पढ़ते हुए कहा, छात्रों, अध्यापकों, कामगारों और मजदूरों से मिलकर बने विशाल जनसमूह मानता है कि इस सरकार के रहते आंदोलनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई संभव नहीं है। इसलिए हम हमारी एक सूत्रीय मांग की घोषणा करते हैं कि वर्तमान सरकार इस्तीफा दे। साथ ही हम किसी सर्वस्वीकार्य व्यक्ति की अगुवाई में एक समावेशी राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग करते हैं। आंदोलनकारियों ने देश भर में लोगों से रविवार से शुरू होने जा रहे असहयोग आंदोलन को सफल बनाने की भी अपील की। इससे पहले शेख हसीना ने माहौल को शांत करने के लिए अपने 3 सहयोगियों और अवामी लीग के नेताओं जहांगीर कबीर नानक, आलम हनीफ और AFM बहदुद्दीन नसीम को प्रदर्शनकारियों से बात करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि उनके निवास गणोभवन के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, मगर तब तक देर हो गई। अब वो दरवाजा जनता ने अपने लिए खोल लिया है। वहां शेख हसीना मौजूद नहीं है। छात्रों में और जनता में गुस्सा काफी फैल चुका था। पिछले महीने स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप नाम का जो समूह बना, उसका आंदोलन अब सफल हो चुका है। यही समूह मौजूदा प्रदर्शन के पीछे भी है। रविवार को इस समूह ने एक अकेले एजेंडे के साथ प्रदर्शन शुरू किया, हसीना इस्तीफा दें, और इस्तीफा हो गया। सोमवार
तक आते आते पिछले हफ्ते प्रदर्शनकारी वापस सड़कों पर उतरे, मांग करने लगे कि हसीना इस हिंसा के लिए माफी मांगे, इंटरनेट बहाल करें, यूनिवर्सिटी और कॉलेज वापस खोलें, गिरफ्तार लोगों को रिहा करें। शुरू में हसीना और उनकी सरकार यही कहती रही कि कोटा प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं हैं, बल्कि जमाते इस्लामी नाम का संगठन, मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी शामिल है। मगर रविवार को फिर से हिंसा भड़कने पर हसीना ने बयान दिया कि जो हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं आतंकवादी हैं और देश को अस्थिर करना चाहते हैं। लगता है कि हसीना आंदोलन को समझ नहीं पाई, वे आंदोलन को लगातार गद्दार, आतंकवादी कहने में ही रह गईं और आंदोलन के भीतर जो आक्रोश पनप रहा था उसका मूल्यांकन नहीं कर पाई। छात्र संगठन ने हसीना सरकार से बातचीत कर मसला हल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इतना अविश्वास बन गया। एक तरफ आप छात्रों को गद्दार कहें, रजाकार कहें, पाकिस्तान परस्त कहें और दूसरी तरफ उनसे बातचीत का प्रस्ताव भी भेजें तो छात्रों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विश्वास का रिश्ता खत्म हो चुका था। हसीना की सरकार ने छात्रों के प्रदर्शनों को कुचलने की पूरी कोशिश की। सेना को सड़कों पर उतार दिया गया, विश्वविद्यालयों में भेज दिया गया, पुलिस और सेना की तरफ से गोलीबारी हुई, छात्र मारे भी गए। नतीजा यह हुआ कि प्रदर्शन ने एक गृह युद्ध का रूप इख्तियार कर लिया और हिंसा, आगजनी के बहुत से मामले सामने आए। यहां तक कि सरकार की अहम वेबसाइट को हैक कर लिया गया। पूरे देश में कर्फ्यू लगा था। सरकार प्रदर्शनकारियों और आंदोलित छात्र समुदायों से कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। 1 महीना गुजर गया। जब पानी सर से ऊपर गुजरा तब बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया। शेख हसीना ने छात्रों के आंदोलन को लगता है ठीक से नहीं समझा, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच जिस तरह से शेख हसीना को लेकर नारे लग रहे हैं उससे यह भी जाहिर है कि गुस्से के पीछे और भी कई कारण हैं, वरना छात्र उन्हें यूं ही डिक्टेटर नहीं कहते और भी आपत्तिजनक उपाधियों से उन्हें नहीं नवाजते। इसी साल बांग्लादेश में चुनाव हुए, वहां केवल 40% वोटर टर्नआउट था। प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया। खालिदा जिया हाउस अरेस्ट में हैं, उनका बेटा लंदन में देश निकाले की सजा भुगत रहा है। 2018 में 80% वोट पड़े थे। किसी भी नजरिए से हसीना को इस वक्त लोकप्रिय नहीं कहा जा सकता था, भले ही वे चुनाव जीत गई हों। चुनाव की प्रक्रिया पर लोगों के बीच संदेह पैदा हो गया, बढ़ता चला गया। इस बीच बांग्लादेश के सेना के प्रमुख जनरल वाकेरुज़्ज़मान ने टेलीविजन पर दिए अपने संदेश में कहा है, शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और देश में अंतरिम सरकार बनेगी। प्रदर्शनकारी शेख हसीना को डिक्टेटर कहते थे और उनके पतन को तानाशाही के पतन के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनरल वाकेरुज़्ज़मान ने कहा है कि तख्ता पलट पूरा हो चुका है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शेख हसीना को सवार होकर कहीं भागते हुए बताया जा रहा है। किस देश में गई हैं अभी पुष्टि नहीं। अल जजीरा में ब्रिटेन के सोएस की प्रोफेसर नाओमी हुसैन का एक बयान छपा है कि सेना को अब शांति बहाल करनी होगी और लोकतंत्र को किसी भी रूप में स्थापित करने के लिए कदम उठाने होंगे। छात्रों ने सेना की सरकार को अस्वीकार कर दिया है। बांग्लादेश में सेना का शासन कोई नई बात नहीं। प्रोफेसर नाओमी हुसैन का कहना है 2006 से 8 के बीच सेना का समर्थन प्राप्त कर एक केयरटेकर सरकार बनी थी जिसने राजनीतिक सुधार की कोशिश की। उसी के बाद अवामी लीग सत्ता में आई, मगर 15 सालों से शेख हसीना की सरकार में जनता का दमन बढ़ता चला गया। 1981 में शेख हसीना ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के साथ हाथ मिलाकर एक लोकप्रिय विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसने 1990 में सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से उखाड़ फेंका था। हसीना ने पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन 5 साल बाद खालिदा जिया से हार गईं। इसके बाद 2007 में सेना समर्थित सरकार द्वारा तख्तापलट के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में दोनों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने 2008 में भारी जीत हासिल की, तब से सत्ता में बनी हुई हैं। किसी समय यही नेता लोकतंत्र की रक्षक के रूप में देखी जाती रहीं। आज उन्हें उनके आधिकारिक निवास से जनता ने खदेड़ दिया है। खबर है कि भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट का नोटिस था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश की यह घटना भारत के लिए भी चुनौती बन सकती है। इसे भारत और बांग्लादेश के संबंधों की नजर से देखा ही जाएगा, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के भीतर क्या हो रहा है इस पर भी नजर रखनी चाहिए।
क्या हम सही देख पा रहे थे तब और अभी समझ पा रहे हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर सभी समुदायों से निवेदन किया है कि शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का सांप्रदायिक बर्ताव ना करें, ना ही कानून अपने हाथ में लें, कोई भी उत्तेजना फैलाने वाली बात ना करें। जिन लोगों को वहां दिक्कत होगी, भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार मिलकर देखेगी। हम वही करेंगे जो भारत सरकार हमसे कहेगी। हम सभी बांग्लादेश को लेकर चिंतित हैं। कोई भी भावनाओं के प्रवाह में ऐसा ना लिखे जिससे बात बिगड़ जाए। मैं बीजेपी से भी यही अपील करती हूं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसे पोस्ट किए हैं जो मेरी राय में उचित नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया এবং गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश সেটা দেখে রাখছে। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया যেভাবে বলবে আমরা সেভাবে করব। আর আমি সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি লিডারদের অনুরোধ করছি এবং বিশেষ করে সমস্ত জগতের সবাইকে দয়া করে এমন কিছু পোস্ট করবেন না যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখানে নষ্ট হয় এবং সব দলের নেতারাই তাদের বলবো এটা দেশের ওপর ছেড়ে দিন। দেশে আমাদের সরকার আছে। बांग्लादेश में जो भी हालात हैं वो भारत के लिए भी चिंता के कारण हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। इस हालात में दोनों के संबंध किस तरह से प्रभावित होते हैं, किस दिशा में जाएंगे, इस पर आने वाले समय में बात तो होगी ही। चुनौतियां भारत के पड़ोस में पैदा होती रही हैं। श्रीलंका में भी जनविद्रोह हो गया था, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि क्या हम बांग्लादेश को ठीक से समझ पाते हैं या एक ही राजनीतिक नजरिए से चश्मे से देखते हैं। समय आ गया है कि सार्वजनिक चर्चाओं में बांग्लादेश की नई समझ बने, विस्तार से बातें हो और उस समझ का विस्तार हो। शेख हसीना को भी नए नजरिए से देखा जाए और मूल्यांकन किया जाए कि आज क्यों उन पर डिक्टेटर होने के आरोप लग रहे हैं। अंत में यही लगता है कि सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण और लोकतंत्र का दिखावा एक दिन जनता को सैलाब में बदल ही देता है। नमस्कार।